नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एग्रीडोज बाय पीके में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार चौटाला। और आज अपने बात करेंगे अंतिम टॉपिक की, जो इस सीरीज का इस पार्ट का जो अपने पहला पार्ट स्टार्ट कर रखा है, एग्रोनॉमी, बीज और मृदा, जिसका अंतिम टॉपिक है। इसके बारे में बात करेंगे और आज अपने बात करेंगे मृदा अपर्दन के बारे में। अभी तक अपनों ने मृदा से संबंधित सामान्य परिचय और इसके अलावा बीज, उसके प्रकार संबंधी सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं, जिन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज अपने इस छोटे से और अंतिम टॉपिक को पूरा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मृदा अपर्दन के बारे में। तो देखिए राजा, मृदा अपर्दन क्या है, सोइल इरोजन क्या है। अभी तक अपनों ने मृदा से संबंधित सारी बातें पढ़ ली। आज अपने बात करेंगे मृदा अपर्दन के बारे में कि व्हाट इज सोइल इरोजन। मृदा अपर्दन क्या है, अपर्दन के प्रकार। मृदा अपर्दन देखो राजा, मृदा की ऊपरी परत का किसी भी बाह्य कारक या किसी वातावरणीय कारक, इसको ऐसा समझ सकते हैं, मृदा की ऊपरी परत का जल द्वारा, वायु द्वारा या मानवीय क्रिया द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना क्या कहलाता है, मृदा अपर्दन कहलाता है। मृदा के कणों का, मृदा के कणों का जल, वायु को मानवीय क्रियाकलापों द्वारा, मानवीय क्रियाकलापों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना क्या कहलाता है, मृदा अपर्दन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं बरसेड़ और थे या 12 जाकर पुठा हो तो चप्पला किचड़ लाए, गरगा का चप्पला ने बारी छोड़ दे, किचड़ दे महानास अभी पोचा मारे, है ना। हाँ, शाबाश। तो वो मिट्टी साथ आई है ना, वो अपर्दन ही है। कहीं और की मिट्टी थी, आपके पाँव के साथ चल के आ गई, मिट्टी है। तेज आंधियां चलती है, तगड़ी, शानदार। और राजस्थान में सर्वाधिक जो अपर्दन होता है वो हवा द्वारा ही होता है। तेज आंधियां चलती है तो अट्ठा को टिब्बो चकीज के इनने बठलो चकीज के अट्ठा होता है ना, ऐसा बहुत बार होता है। और माताएं बहनाएं जब आंधी स्टार्ट हो जाती है तब कहते हैं ओ हो, अब कौन सफाई कर सी, कौन पोछा मार सीता, है ना, ऐसा माहौल बन जाता है पूरा का पूरा। तो मृदा के कणों का जल, वायु या मानवीय क्रियाकलापों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना मृदा अपर्दन कहलाता है। यह मृदा क्षरण कह सकते हैं अपने। मृदा अपर्दन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक तो होता है राजा प्राकृतिक क्षरण, एक तो होता है प्राकृतिक, और दूसरा होता है राजा त्वरित, एक्सेलरेट टाइप, त्वरित क्षरण। एक तो नेचुरल इरोजन और एक एक्सेलरेट टाइप। प्राकृतिक जो क्षरण होता है इसमें कुछ ज्यादा अपने नहीं पढ़ते। प्राकृतिक क्षरण प्राकृतिक कारकों द्वारा होता है। इस क्षरण को अपने सामान्य नग्न आंखों से नहीं देख सकते और बहुत ही धीमी गति से होता है। इस क्षरण में जितनी मृदाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपर्दित होती है, उतनी मृदाओं का निर्माण अपने आप होता रहता है, यानी विन्यास चलता है। इस अपर्दन से, कौन से प्राकृतिक अपर्दन से किसी प्रकार की कोई ज्यादा हानि नहीं होती। हानि किससे होती है, त्वरित से होती है। तो अपने बात करते हैं त्वरित क्षरण के बारे में। जो त्वरित क्षरण होता है वो राजा आगे 2 प्रकार का होता है। एक तो जल द्वारा और दूसरा होता है वायु द्वारा। त्वरित क्षरण होता है वो राजा 2 प्रकार का होता है, एक जल द्वारा क्षरण और दूसरा वायु द्वारा क्षरण। यानी मृदा अपर्दन मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल, वायु, मानवीय क्रियाकलापों या कृषि गतिविधियों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना क्या कहलाता है, बोलो। मृदा क्षरण या अपर्दन कितने प्रकार, 2, प्राकृतिक और त्वरित। प्राकृतिक क्षरण बहुत ही धीमी गति से होता है, काफी वर्षों तक चलता रहता है और काफी वर्षों से चला भी आ रहा है, जिसे अपने नग्न आंखों से सामान्य नहीं देख सकते और बहुत ही धीमी गति से होता है, तो ज्यादा इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। बुरा प्रभाव पड़ता है त्वरित क्षरण का। त्वरित क्षरण कितने प्रकार के, 2, जल द्वारा और वायु द्वारा। तो अपने बात करते हैं इनका। तो ये तो सामान्य बात थी, अब अपने जो मेन क्षरण है इसकी बात करते हैं। देखो राजा, अब अपने बात करेंगे त्वरित क्षरण की। त्वरित क्षरण क्या है, इसके प्रकार के बारे में। देखो राजा, त्वरित क्षरण, त्वरित क्षरण के अंदर अपने 2 देखे, जल और वायु। तो सबसे पहले अपने पढ़ लेते हैं किसके द्वारा, वायु क्षरण। सबसे पहले यहां देखो राजा, अपने बात करते हैं एयर इरोजन, वायु क्षरण। परिभाषा तो सेम ही रहेगी, मेन बात देखेंगे वो आगे। देखो, जब मृदा के कणों का
वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना वायु द्वारा, और उल्टा जब जल आएगा तो वायु की जगह जल लिख देंगे। जब मृदा के कणों का या ऊपरी परत का जल द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना क्या कहलाता है? जल शरण कहलाता है। अब अपने करते हैं वायु शरण। प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है जेट के लिए, आईसीआर के लिए, वो कहां से, वो सुनना। देखो वायु द्वारा शरण, वायु द्वारा शरण राजा तीन प्रकार का है। पहला है उच्छलन, साल्टेशन, उच्छलन। उच्छलन के बाद है राजा निलंबन, और तीसरा आता है राजा सस्पेंशन, निलंबन सस्पेंशन, और तीसरा आता है स्तय सर्पण, स्तय सर्पण, सरफेस क्रीपिंग, सरफेस क्रीपिंग। उच्छलन, निलंबन और स्तय सर्पण तीन प्रकार होते हैं अपने मृदा अपरदन के। तो सबसे पहले देखो जो उच्छलन होता है, मृदा के कणों का आकार, मृदा कणों का आकार 0.1 mm से 0.5 mm के मध्य। जिन मृदा कणों का आकार 0.1 mm से 0.5 mm के मध्य होता है उनमें कौन सा होता है? उच्छलन। जब क्या होता है, वायु का दबाव मृदा कणों पर लगता है तो कण अपनी जगह से उछलकर दूसरी जगह। अब यह समझ लियो, अट्ठे कांकरो पड़े हो, ओ कांकरो जी मतलब थारे पग ही सरक गयो, नहीं अट्ठो थे या कांकरा या कर रही है मार दिया आंगली, ओ कांकरो अट्ठू आगे अट्ठा आ गयो। अप्रदन हो गयो भाई, कांकरो हाल गयो नहीं आप जगह। अप्रदन में ये है कि भी हालनो को नहीं, आ जटा चीज पड़ी है अट्ठे पड़ी है, जब तो ऐसा ही आ अट्ठू रख गिर मैं अट्ठे रख देनी, अप्रदन हो गयो, बस सीधो हिसाब है। यानी मृदा का कोई भी कण हिल गया, मामूली से हिल गया, पेट में पत्थरी वाली पड़ी है तो ठीक है, थोड़ी सी हालती बस फिर शरीर जवाब दे दिया, झाग फेंक दिया, तब वो पेट दुख है मरिया, दर्द तो तकड़ो ही है भाई। चलो ठीक है, देखो भाई मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। अब जैसे वायु का दबाव लगेगा कण पर तो कण का आकार 0.1 से 0.5 mm होता है, वो कण अपने स्थान से उछलकर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उच्छलन। 50 से 70%, 50 से 70% जो अपर्दन है वायु द्वारा, अपर्दन वायु द्वारा उच्छलन ही होता है, उच्छलन। यानी 50 से 70% जो उच्च अपर्दन है वायु द्वारा वो किस रूप में होता है? उच्छलन में। तो आपको कणों का आकार ध्यान रखना है। कण कितने आकार के होते हैं राजी बोलो? 0.1 mm से 0.5 mm के मध्य जो कण होंगे वो होते हैं उच्छलन। अब देखो नाम आता है निलंबन, सस्पेंशन। निलंबन का मतलब राजा क्या होता है? झूलते रहना, लटकते हुए रहना। जैसे देखो फॉर एग्जांपल मैं पहले कणों का आकार लिख देता हूं निलंबन के अंदर, सस्पेंशन में। जिन मृदा कणों का आकार, मृदा कणों का आकार 0.1 mm या इससे कम, जिन मृदा कणों का आकार 0.1 mm हो या इससे क्या हो? कम, वो कण क्या होते हैं? हवा में ऐसे लटकते रहते हैं, झूलते रहते हैं। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल यह समझ लो कच्चो मार्ग है, और कच्चा मार्ग पर ट्रैक्टर बजा रखे, तकड़ो गाड़ी बजाई है तो लारा पणो उड़े नहीं, पणो दूर दूर कर दिए, तब तो आदमी का आज तो बोर दिया रे घोड़ा चला ले भाई ने, है ना। तो वो जो उड़ रही है ना मिट्टी, उस मिट्टी में जो कण उड़े कौन से? उड़े कौन से? 0.1 mm मोटा, ये तो नहीं वो गाड़ी इतनी तकड़ी बजाई बटो इंटिया ही इंटिया उड़न लागी, अब इंटिया चले, ये इंटिया चले जब वहां फिर तो पेस पड़ गई, फिर तो आंधी आवे जब तो भट्टा पर ईंट हुआ बेसारी उड़ उड़ गया लागिए, हेलमेट लगाए रखना पड़ सी, आंधी आ गई हेलमेट हटा है ना, बिया तो लगावे को नहीं, मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ लगावा को नहीं, फिर आंधी बजे इंटिया उड़ गया लागी जब तो लगाना पड़ सी। तो ऐसे कण जिनका आकार 0.1 mm या इससे कम है तो वो हवा में ऐसे लटकते रहते हैं, जैसे घड़ी होती है ना वो टन टन पेंडुलम, वैसे वायु में ये झूलते रहते कण दिखाई देते हैं ना। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे अपने पास बंद कमरा है, एक लाइट आ रही है और उस लाइट के अंदर जी मान लेते देसी हिसाब में या चादर झटकाओ ये कण सा उठे, वैसे तो उसको टिंडल प्रभाव कहते हैं सामान्य, तो अपने केमिस्ट्री में या फिजिक्स में पढ़ते हैं तो टिंडल प्रभाव होता है वो, पर उसके अंदर भी छोटे छोटे कण आपको मिट्टी के दिखाई दे जाएंगे, है ना। वो मिट्टी के कण क्या है? निलंबन है। समझ के बात ना। तो 0.1 mm या इससे कम आकार के कण होते हैं वो निलंबन होते हैं। लास्ट आता है सरफेस क्रीपिंग, स्तय सर्पण। ये रगड़ीज के चाले घीस के चाली करे नहीं की 20 आप ए मोटा दगड़ वेवा
चकीजे हाथ को नहीं रगड़ रगड़ के चाल भोग रहे। अब देखो सतह सर्पण के अंदर जिन कणों का आकार 0.5 mm या इससे अधिक बड़ा होता है, 0.5 mm से अधिक होंगे ना जो बड़े, उन वो कण उड़ तो पाएंगे नहीं, वे रुक गएगा। जी हाँ, मान लो चेजी चूजी चालती है, मकान बनाते होते हैं तो घर के बाहर ग्रिड रखी हुई है, आंधी आ जाए घर का केक रहा है, ब्रेक हुआ है भी पानी ढोल दे रही करते ढक दे बिन पलड़ पलड़ बजरी पड़ी रहे, लेकिन तेज आंधी हो गई कांकरा बजरी अड़ाप लगे उपड़ो क्षण गेट तक फूक दे है ना, फिर भी बुआर बोक रहा बुठल में गाल बोक रहा, तो वो कण उड़े तो नहीं इं जो उड़ा जब तो फिर पर मकराना वाला सारा पत्थर मार्बल उड़ गए रिना आज वापड़ना पास है, समझे बात। तो कणों का आकार क्या था, बड़ा होता है। इं तो फिर रेलगाड़ी के अंदर वे पटरियों के बीच में दगड़ लगाड़ा मोटा दगड़ है, आंधिया उड़न लाग जाए फिर तो वाह पूरा मतलब एक दो दिन आंधी चले इतन गणपरो सो काम सलटा जे है ना। तो कणों का आकार बहुत ज्यादा बड़ा होगा, तो ऐसे कण उड़ेंगे नहीं, ये कण यहाँ पे पड़ा है, ये थोड़ा सा यहाँ आ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ आ जाएगा, थोड़ा सा ऐसे सरफेस क्रीपिंग, सतह सर्पण, सतह के बिल्कुल चिपके चिपके चलेंगे, उसे सतह सर्पण कहते हैं। तो ये तीन प्रकार होते हैं राजा मृदा क्षरण के, उछलन निलंबन और सतह सर्पण। मृदा कणों का आकार 0.1 mm और 0.5 mm के मध्य है, उछल जाते हैं 50 से 70% अपर्दन इसी में होता है। निलंबन जब मृदा कणों का आकार 0.1 mm हो और सतह सर्पण के अंदर 0.5 mm या इससे अधिक होता है, उसे सतह सर्पण कहते हैं। बोलो ठीक है, शाबाश। अब अपने बात करते हैं जल द्वारा क्षरण। इतनी बात समझ आ गई, स्क्रीनशॉट ले लो आप, समझ गया क्या, सतह सर्पण। अब अपने बात करते हैं वायु द्वारा, सॉरी जल द्वारा। देखो राजा जल द्वारा कौन सा होगा, जल द्वारा भी बड़ा सिंपल सा अपर्दन है, वो अपने सारे उदाहरण देखते हैं। देखो जल द्वारा अपर्दन, जल द्वारा अपर्दन, देखो अब परिभाषा सेम ही रहेगी। मृदा के ऊपरी परत का या मृदा के कणों का जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना क्या कहलाता है, जल अपर्दन या वाटर इरोजन कहलाता है। प्रकार देख लीजिए राजा, देखो प्रकार अपने बात करते हैं अलग अलग। पहला अपने बात करते हैं बौछार शरण, बौछार शरण। बौछार के बाद अपने करते हैं परत, परत शरण। परत शरण के बाद नंबर 3 पे पढ़ते हैं रिल शरण। रिल शरण के बाद अपने पढ़ते हैं अवनालिका, अवनालिका शरण। और फिर अपने पढ़ते हैं स्लिप शरण, स्लिप शरण। ऐसे अपने अपर्दन के कितने प्रकार पढ़ते हैं जल द्वारा, 5, बौछार, परत, रील, अवनालिका और स्लिप। देखो जल द्वारा क्या होगा, वर्षा गिरेगी। अब वर्षा आ गई तो एक बात और सुन लो, चलो साथ ही वर्षा की एक बात और बता देता हूं मैं। यहां मैंने नाम लिखा वर्षा। जब कोई वर्षा की बूंद मिट्टी धरती पर गिरती है तो अपन देखा लीजिए सीधी माटी पड़ी है साफ, पानी में टप्पो पड़े ने जो बेटे दलडो से पड़ दिया कागरा में उछल दिए। पहली बौछार गिरी, गिरती कण, गिरती जैसे जल गिरी ना, ये कण उछल के पास में गिर गए, अप्रदन तो हो गया ना। अप्रदन में पड़ा कण हाल गयो नहीं, मतलब तो अब नाटक करो अट्टा हाल गयो बस आ कणा लगा अप्रदन हो गयो बस सीधे साहब है। अब अपने वर्षा की बूंद गिरती है तो अपने पहले थोड़ी सी बात कर लो, अपने वर्षा क्या है। देखो जब जल वाष्प की बूंदें संघनित होकर पुनः वापस धरती पे आती है उसे वर्षा कहते हैं। अब वर्षा की बूंद का आकार कितना होता है, बूंद का आकार, वर्षा की जो बूंद है इसके आकार क्या था 0.5 mm। जब वर्षा की बूंद का आकार 0.5 mm होता है तब तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्षा कहेंगे कि वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है। और जब जल की बूंद का आकार या जल की बूंद का आकार, इसको ऐसे समझो, वर्षा होगी जब जल की बूंद का आकार 0.5 mm से ज्यादा है तब तो अपने क्या कहेंगे, वर्षा हो रही है। जब जल की बूंद का आकार 0.5 mm से कम हो रही है, 0.5 mm से क्या हो, कम, तब उसे क्या कह रहे हैं, फवार वर्षा। तब उसे क्या कहेंगे, फवार। वो कहेंगे फुहारिया सा वर्ष है,
कणिया च मैं तिजगी, तो कणिया छोटी छोटी 0.5 mm से भी कण हो जाए जल की बूंद का आकार, तब उसे क्या कहते हैं बोलो? फुहार वर्षा। और 0.5 mm से जब जल की बूंद का आकार ज्यादा हो तब उसे क्या कहेंगे? वर्षा। पानी में या टप को पड़े नहीं ऊपर के की तो छांट पड़ा या पता से जली जली, और कई की बापड़े नीचे पड़े तो नहीं ऊपर साफ दिन वर्ष भोग रहा भूमि से। तो जब जल की बूंद का आकार 0.5 mm होगा तब उसे वर्षा कहेंगे, और 5 mm से कम होगा तो उसे फुहार वर्षा कहते हैं। समझ के बाद, और अगर एक पूरे दिन में, संपूर्ण दिन में, पूरे दिन में अगर वर्षा 2.5 mm पर डे हो जाए, 2.5 mm से अगर पूरे दिन में वर्षा ज्यादा हो गई, इस पूरे दिन को रेनी डे कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनी डे, वर्षा का दिन कहते हैं। जब वर्षा पूरे दिन में 2.5 mm से ज्यादा हो जाती है तो उसे रेनी डे भी कहते हैं। और जो वर्षा का जल है इसका जो मापन है या निर्धारण है वो रेन गेज से करते हैं। मापन जो करते हैं किस उपकरण द्वारा करते हैं? मापन रेन गेज, रेन गेज द्वारा मापन करते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब प्रदम से थोड़ा सा अलग है, वो क्षार नाम आया तब मैंने बता दिया। जल की बूंद का आकार 0.5 mm से ज्यादा हो तो वर्षा कहेंगे, 0.5 mm से कम हो तो उसे फवार कहेंगे, और 2.5 mm पूरे दिन में होते हैं उसे रेन डे कहते हैं, और मापन रेन गेज द्वारा किया जाता है। बोलो शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार क्लास है। ये बच्चे ऑनलाइन में जितने भी बैठे हैं ना, इनकी क्या बात है, क्या कहने बात, बहुत शानदार है, बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं, शाबाश भाई, बहुत बढ़िया। ऐसे ध्यान से सुनोगे पढ़ोगे ना, सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन में गोदों में हो जाएगा, कोई चक्कर ही बनी। समझ के बात? क्या अपने बात करते हैं बौछार चरण। देखो, जब जल की बूंद, वर्षा की बूंद मिट्टी पे गिरती है तो कण उछलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। वर्षा की बूंद गिरने पर, वर्षा की या जल बूंद गिरने पर कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर उछल कर चले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? बौछार कहेंगे। समझ गए? कण गिरे और बौछार, जल द्वारा होगा तब तो बौछार होगा, वायु का दबाव लगेगा तब उछलन कर देंगे। समझ गए बात? और ये प्रश्न, और जो पीछे प्रश्न आया था उछलन, निलंबन और सतह सर्पण, अभी 2023 में जो एसकेएन का एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर हुआ ना 2023 में, एसकेएन वाला, श्री करण नरेंद्र वाला, उसके अंदर प्रश्न आया हुआ है, 100% प्रश्न आया था, पेपर चेक करना आप, तो उससे उछलन कहेंगे। अब देखो, जब बारिश लगातार होती रहेगी तो एक छोटे छोटे कण मिलकर एक परत के रूप में, जब ऊपरी परत, जब मृदा की ऊपरी परत जल के साथ बह जाए, इसे क्या कहते हैं? परत। जो छंटा पड़या 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 माटी आली होगी, फिर नूड़ा चलन लाग जाए, नहीं नूड़ा का माटी आन लागी तो परत आन लागी। पहले तो जो मान लो 1 मिनट में बरसो तो छात पर पानी पानी पड़ो, कण इन उछल गया, सीधा बढ़ गया। अब कुछ देर और बरसा तो वो परत के जो कण सारे मिलकर एक परत के रूप में चलन लाग गया, नूड़ा वाकर पानी, परत शरण हो जाते हैं। फिर आता है रील शरण, ये इंपॉर्टेंट राजा। रील शरण को आप ऐसे समझो, कभी कभी अपने भट्टों के पास से आसपास से गुजरते हैं तो मिट्टी के बड़े बड़े उन्होंने ढेर बनाए हुए होते हैं ताकि उनसे ईंटें बना सके। बारिश के समय और बारिश के बाद या उन भट्टों के ढेरों में देखना आप, ऐसे लाइनें से बनी होती है। जैसे मान लीजिए ये अपने रील शरण का एक उदाहरण देंगे, भट्टे का ढेर है जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर आपको ऐसे पतली 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 लाइनें से दिखाई देंगी। रील शरण पतली पतली नालियों के रूप में या नलिकाओं के रूप में जो जल होता है वो आता है। और ऐसा कहाँ होता है? सामान्यतः रील शरण ढलानदार भूमि पर। कहाँ होगा? ढलानदार भूमि पर। जब वर्षा का जल ऐसे ढलान के साथ आएगा ना तो पतली पतली नालियों के रूप में, पतली पतली नालियों के रूप में जल जब आता है उसे रील शरण कहते हैं। अब देखो, ये ढलानदार भूमि होगा, वैसे अवधानिका होगा जब छोटी छोटी रील्स आपस में मिलकर क्या बना दे? बड़ा। अब जैसे मान लीजिए ये एक पतली सी रील है, फिर रील है, ऐसे अनेक सारी रील आ रही है और ये आपस में मिल जाए तो रील को बन जाए रेल लो, पानी आ जाए साग गई। समझ के बात क्या? तो उसे क्या कहते हैं? अवनालिका शरण। जब पतली पतली जो रील्स हैं वो आपस में मिलकर एक बड़ी अवनालिका का निर्माण कर लेती है उसे अवनालिका शरण कहते हैं। ये सामान्यतः किस क्षेत्र में होगा? ढलानदार।
बुछार के अंदर वर्षा की बूंद गिरेगी, कण उछलकर दूसरे स्थान पर। परत के रूप में जब जल के साथ एक परत के रूप में आ जाए। रील शरण राधा क्षेत्रों में होगा जब जहां पतली पतली नालियों या ट्यूब्स के रूप में पानी नीचे आता है मिट्टी के कणों को लेकर, उसे रील शरण अवनालिका है। जब पतली पतली रील्स आपस में मिल जाती है तो एक बड़ी अवनालिका का निर्माण कर लेती है। अब आता है स्लीप शरण, जब एक संपूर्ण अर्धांश भाग, अर्धांश, अर्धांश का मतलब आधा भाग, आधा भाग यानी मिट्टी का एक वन फोर्थ कह दो या वन थर्ड कह दो, आधा भाग पूरा का पूरा क्या आ जाए, जल के साथ बहकर आ जाए, उसे क्या कहते हैं, शलीप शरण कहते हैं। ऐसा आपने पहाड़ी क्षेत्रों में देखा होगा, जब अपने इधर केदारनाथ या इस ट्रैक पे अपना यात्रा करते हैं तो पहाड़ फिसलते हैं ना, उन पहाड़ों के अंदर जैसे बालू रेत फंसी हुई है, तो बार बार बारिश हुआ, अवनालिकाएं बनी, रील्स बनी, अब पूरा का पूरा ही जल के साथ आ जाएगा। तो लैंडस्लाइड्स होते हैं, पहाड़ फिसल जाते हैं, गाड़ियों को नुकसान होता है, तो बड़ी दिक्कतें आती है, तो ऐसी व्यवस्थाएं बनती है। तो ये कौन सा शरण हो गया, स्लीप शरण। तो शरण अपने पास इतने प्रकार के हैं, जैसे जल द्वारा शरण, बुझार शरण, परत शरण, रील शरण, अवनालिका शरण और स्लीप शरण। बोलो भाई, ये इतने होंगे शरण के प्रकार, समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप, समझ गए ना? तो ये होता है शरण, मृदा अपर्दन जल द्वारा और वायु द्वारा। अब अपने बात करते हैं मृदा अपर्दन को कंट्रोल करना, कि कैसे कंट्रोल करेंगे। कुछ एक चीजें वो अपने एक साथ ही पढ़ लेंगे। देखो राजा, मृदा अपर्दन को अपने को रोकना या मृदा संरक्षण की बात की जाती है। अब अपने बात कर देंगे मृदा संरक्षण, मृदा संरक्षण यानी हाउ टू कंजर्वेशन सोयल, मृदा के संरक्षण, जल व वायु के द्वारा होने वाली हानि से बचाना मृदा संरक्षण कहलाता है। नंबर एक क्या लिखेंगे इसके अंदर मृदा संरक्षण के लिए? अब जो वो जल द्वारा या वायु द्वारा, उसके अंदर पहले पहला लिखेंगे मल्चिंग। अब राजा 12वीं के पेपर में, मैं लिख रहा हूं 12th के एग्जाम में 2024 में, इन पॉइंट में से एक परसेंट पक्का मिलेगा आपको, पक्का मतलब पक्का। पहला लिख रहा हूं मल्चिंग, दूसरा लिख रहा हूं मैं फसल चक्कर, तीसरा लिख रहा हूं वायुरोधी पट्टियां, चौथा लिख रहा हूं ले फार्मिंग, और पांचवा लिख रहा हूं गहरी जुताई। जुताई, ये 5 पॉइंट है, इनमें से एक पॉइंट बोर्ड के एग्जाम में मिल जाएगा आपको, बस सीधी साहब है, जट्टू साहब, सिद्धू साहब है। मल्चिंग क्या होती है? मल्च करना, पेपर में नाम मल्चिंग मिलेगा आपको, पलवार नहीं मिलेगा। इसको पलवार भी कहते हैं, मल्चिंग या पलवार। मृदा की ऊपरी परत को, मृदा की ऊपरी परत को फसल या पादप अवशेषों से ढक देना, पादप अवशेषों से ढक देना क्या कहलाता है? मल्चिंग या पलवार कहलाता है। मृदा की ऊपरी परत है, इसके ऊपर आपने घास फूस की छोटी छोटी पट्टियां डाल दी, इसका फायदा क्या हुआ? डायरेक्ट वर्षा की बूंद इस मिट्टी के टच में नहीं आएगी, डायरेक्ट वायु के टच में मिट्टी नहीं आएगी, तो अपर्दन में नहीं होगा। इसके अलावा बागों के अंदर या अन्य फसलों में नमी संरक्षण के लिए भी मल्चिंग की जाती है, क्योंकि पत्तों से ढक देते हैं अपने, तो डायरेक्ट सनलाइट नहीं जाएगी, तो नमी भी संग्रहित रह जाती है। तो मृदा की ऊपरी परत को घास फूसों या फसलों के अवशेषों से ढक देना क्या कहलाता है? मल्चिंग या पलवार। पेपर में नाम आपको मल्चिंग मिलेगा, पलवार का भी मिलता है, पर आप दोनों याद करो, मल्चिंग और पलवार। कोई भी घास फूस पादप अवशेषों से ढकना है, आप कहीं लिख दो पशु अवशेषों से, पशु अवशेष के डालो भाई के, हाँ, पादप अवशेष लिखेंगे या फसल अवशेष जैसे घास फूस पराली है, पत्ती है, उनसे मल्चिंग कहलाता है। इससे क्या होता है? ऊपरी परत डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट वायु, डायरेक्ट जल के टच में नहीं आएगी, तो अपर्दन नहीं होगा। फिर आता है फसल चक्कर। फसल चक्कर की परिभाषा आएगी पेपर के अंदर 12वीं के बोर्ड के एग्जाम में। एक निश्चित समय बाद, एक निश्चित अंतराल के बाद फसलों को हेर फेर कर बोना, हेर फेर कर, हेर फेर कर बोना क्या कहलाता है? फसल चक्कर कहलाता है। मृदा अपर्दन को कम करने के लिए मृदा आच्छादित फसलों का प्रयोग करना चाहिए। मृदा आच्छादित फसलें, मृदा आच्छादित, आच्छादित, आच्छादित का मतलब ढकने वाली,
मृदा आच्छादित का मतलब मृदा को ढकने वाली फसलों का प्रयोग, जैसे मूंगफली है, मूंग है, मोठ है, एक कवर कर दिया, गवार हो गया, चना हो गया, ये ऐसे फैले रहते हैं पूरी मिट्टी के ऊपर, तो डायरेक्ट जल हो गया, डायरेक्ट वायु हो गया, इसके टच में नहीं आएंगे। तो उचित फसल चक्र अपनाना है, गहरी जड़ों के बाद कम गहरी जड़ों वाली, तो उससे क्या होता है, मृदा की एक व्यवस्था बनी रहती है, तो अप्रदन नहीं होता। एक निश्चित समय बाद फसलों को हेर फेर कर बोना, फसल चक्र। वायुरोधी पट्टियां, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, इसका प्रश्न जेट में आता है। प्रश्न ये आता है वायुरोधी पट्टियां किस दिशा में लगाई जाती है, पहले तो देखो दिशा, दिशा देख लेना राजा। दिशा होती है उत्तर पश्चिम, कौन सी, उत्तर पश्चिम। और जो आकार है कैसा होना चाहिए, आकार, आकार होता है पिरामिड, कैसा आकार है, पिरामिड आकार के, ऐसे ऐसे पिरामिड आकार के अपने वायुरोधी पट्टियां लगाते हैं। उत्तर पश्चिम दिशाओं से अपने पास गर्म हवाएं हवाएं आती है तेज, तो एक आंधड़वा लेजड़ मूड आगे, तो उस दिशा में अपने पिरामिड आकार, मतलब ओ गुंटो पूरा मोटो बिंग बाद में छोटो 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 छोटो, फिर बराबर, फिर छोटो छोटो छोटो, ऐसे इस प्रकार पिरामिड आकार के लगाने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसी हवा टकराएगी तो यहाँ से कुछ निकल गई, कुछ ऐसे, कुछ निकल के ऐसे निकल गई, इया बोले गुरुजी यहाँ हवा चढ़ी और फिर यह जड़ देर के नीचे तो गुंटा ने इया बोले थे, हवा इस हिसाब से आएगी, तो यहाँ से निकल गई। हवा की जो स्पीड है, जो हवा का अमाउंट है ना, जो दाब है, उस दाब को ये कम कर देती है, इसलिए पिरामिड आकार की करती है। अब देखा तो मैं तो सारा गुंटा एक से लगाऊंगा, एक सा लगाऊंगा तो हवा फट भी देगी, समझ गया ना। जिन्नू पट्टा जड़ा तो पट्टा कैन जड़ा हट गया रानी, वो जड़ा हुआ पट्टा मारा वो, समझ गए बात क्या। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अपने किस आकार के लगाते हैं, पिरामिड आकार की लगाते हैं। किस आकार की लगाएंगे, पिरामिड आकार की लगाते हैं। तो आकार आपको ध्यान रखना है और दिशा ध्यान रखनी है, ये जेट में आया वो प्रश्न है भाई, समझ गए बात क्या। पिरामिड, पिरामिड आकार के अपने लगाते हैं, तो वायु की जो दबाव है उसको वो कम कर देती है। फिर आती है राजा ले फार्मिंग, मुख्य फसल के साथ, मुख्य फसल के साथ घासों की बुआई, घासों की बुआई, मुख्य फसल के साथ घासों को बोना क्या कहलाता है, ले फार्मिंग। अब क्या होता है, मुख्य फसल उसके साथ पट्टी में घास लगा दिया, जैसे जल का बहाव आएगा, घास के अंदर पानी स्पीड नहीं जा पाता, धीरे जाता है जी, आपने घर में दूध दाल लगाड़ी हुई है, पानी बाल्ट वगैरह वो बैठी रही है ना। ऐसे क्रिकेट मैच में होता है, बिल्कुल हल्की बूंदाबांदी होती है तो कवर करके पिच को और उसके बाद दोबारा स्टार्ट कर देते हैं, सेम ऐसा ही है ले फार्मिंग में। मुख्य फसल के साथ है घासों की बुआई क्या कहलाती है, ले फार्मिंग, ये जल के बहाव को इसको कम करती है। उसके बाद आता है राजा गहरी जुताई, कम से कम जो गहरी जुताई है, जो राजा गहरी जुताई है मृदा के अंदर 30 सेंटीमीटर तक गहरी, 30 सेंटीमीटर या इससे ज्यादा गहरी जुताई कर देनी चाहिए अपने। गहरी जुताई करने से क्या होगा, जैसे जल आएगा, जल का बहाव मिट्टी के अंदर जाएगा ना, गहरी जुताई, जल नीचे बैठेगा तो जल की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, समझे बात ना। तो ये कभी कभी होते नहीं हो, टॉबर आवा भाजी जान स्कूल जानते पुगा पुगते बैग फेंक टीवी चलाने लगा, सामने बैठे हो दादो बेंगी, मतलब जबकि अवस्था हो नहीं तेज बा बैठी शांत हो जाए। दादू पूछा हाँ के बात थी, आराम को नहीं जे वो कहे हाँ हाँ ठीक है, किया आयो करना ना, मैं तो बस बीए बेग पकड़नी आयो। हाँ तो वो बात है, गहरी जुताई स्पीड में आएगा ना जल, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो 30 सेंटीमीटर से ज्यादा तक अपने गहराई कर देनी है, उससे क्या है अपने मृदा अपर्दन या जल अपर्दन, सॉरी जो मृदा अपर्दन है जल द्वारा हो रहा है उसको रोक सकते हैं। तो ये कुछ एक कारण है जल और वायु अपर्दन को रोकने के, जिसमें मेन मैंने आपको बता दिया जहां प्रश्न बनते हैं। मल्चिंग, मृदा की ऊपरी परत को घास फूस या फसलों के अवशेषों से ढकना मल्चिंग कहलाता है। एक निश्चित समय अंतराल बाद फसलों को हेर फेर कर बोना, और इसके अंदर मृदा आच्छादित फसलें मूंग मोटर चना गवार ऐसा बोना है। वायु रोधी पट्टियां उत्तर पश्चिम दिशा में लगानी है, पिरामिड आकार की। ले फार्मिंग, एक ले बाई होता है वो, और देख लो राजा ले बाई, ले बाई मैं यहां लिख देता हूं, देखो एक ले बाई होता है वो, और बताओ क्या होता है ले बाई, ये किया जाता है खरपतवारों में, ले बाई। जो अंतिम निराई गुड़ाई है खड़ी फसल में, खड़ी फसल में अंतिम निराई गुड़ाई
के पश्चात खरपतवारनाशी रसायनों का प्रयोग। खड़ी फसल में जो अंतिम निराई गुड़ाई के बाद जो खरपतवारनाशी रसायनों का प्रयोग वो तो निबाई। और ली फार्मिंग क्या है, मुख्य फसल के साथ घासों को बोना। गहरी जुताई 30 सेंटीमीटर से ज्यादा अपने गहरी करनी है। इसके अलावा ढलानदार क्षेत्रों में ढलान के विपरीत कृषि करनी है, जैसे कंटूर फार्मिंग। जो ढलान है इस ढलान के विपरीत दिशा के अंदर कंटूर फार्मिंग, ढलान के विपरीत दिशा में जब अपने कृषि करेंगे उसे कहते हैं कंटूर फार्मिंग, ताकि वो जल के बहाव को क्या कर देती है, कम कर दे। पानी ऐसे आ रहा है, खेती ऐसे कर दो उल्टी दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो कंटूर पहाड़ी क्षेत्र में आपने देखा होगा पहाड़ काटते हुए होते हैं, तो उसी दिशा के अंदर। तो ये रह जब बात थी अपने पास मृदा अपर्दन और इसके प्रकार और उससे संबंधित समस्त जानकारियां, ठीक है। तो जल शरण, वायु शरण और वो सारी की सारी चीजें अपनों ने पढ़ ली, उससे संबंधित सारी की सारी बातें आ गई अपने, ठीक है। वायु रोधी पट्टियां हैं, मृदा शरण के अपनों ने प्रकार पढ़ लिए, उच्छलन, निलंबन, सतह सर्पण, जल द्वारा, वायु द्वारा, ये अपर्दन और इसके रोग। सबसे मुख्य कारण ये है उच्छलन 50 से 70%, 0.1%, और सरफेस क्रीपिंग 0.5 mm से ज्यादा। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने मृदा के अंदर पढ़ ली। मृदा अपर्दन और मृदा अपर्दन के प्रकार। जो त्वरित शरण है वो दो प्रकार का है, जल द्वारा और वायु द्वारा। वायु द्वारा आप लोगों ने प्रकार पढ़ लिए उच्छलन और निलंबन और सतह सर्पण। जल द्वारा आप लोगों ने प्रकार पढ़ लिए बौछार, परत, परत से बड़ी रील, रील से बड़ा रिल्ला यानी अवनालिका, अवनालिका से बन गया स्लिप। कंट्रोल करने के लिए अपने क्या किया, वायु रोधी पट्टियां लगा दी उत्तर पश्चिम दिशा में, पिरामिड आकार की, ली फार्मिंग कर दी, घासात में लगा दिया, मल्चिंग या पलवार कर दी, गहरी जुताई कर दी, कंटूर फार्मिंग ये कर दी। तो ये समस्त बातें हैं मृदा अपर्दन और मृदा अपर्दन को रोकने के उपाय यानी संरक्षण के उपाय। तो इन सभी चीजों का बढ़िया से पढ़िए। ये अपना कंप्लीट लेसन पूरा हो चुका है, पहला लेसन, जिसमें सस्य विज्ञान, मृदा के प्रकार, मृदा अपर्दन, इसके अलावा बीज, बीजों के प्रकार से संबंधित सारी बातें अपनों ने पढ़ ली। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट रहता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, तो उन डाउट पे भी अपने वीडियो बना लेंगे। और एक छोटी सी वीडियो में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12वीं के या बोर्ड के एग्जाम में आने वाले, उसके ऊपर अपने एक छोटी सी 2 या 3 मिनट की वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आने की संभावनाएं हैं पूरी, वो अपने लिख देंगे। तब तक आप इनको बढ़िया पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।